नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। क्योंकि आपको पता है, जब तक आपकी थियरी अच्छे से तैयार नहीं है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है, तो तब तक दोस्तों ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है और यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक इकोनॉमिक्स के साथ समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज देंगे, देख पाएंगे कि आपकी तैयारी एग्जाम के लिए कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो फॉर्म और पीडीएफ फॉर्म दोनों रूप में दे दिया जाएगा और आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा और झारखंड टीजीटी वाले बैच में झारखंड स्पेशल भी कवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों एडमिशन ओपन है और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम की है। इट मीन्स एक बार एडमिशन आप लेते हैं तो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, जीआईसी की, एलटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे और हर कंटेंट को प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा, 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। दोस्तों, अगर जो आपने एडमिशन लिया है या एडमिशन लेने वाले हैं तो ईमानदारी से दोस्तों 1 घंटे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 30 मिनट नोट्स को पढ़िए, एक टेस्ट सीरीज दीजिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दीजिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ से प्रश्न आएगा सब कुछ दोस्तों यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया, झारखंड टीजीटी का भी बैच प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ पे भी वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और आपका झारखंड स्पेशल कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों इस नंबर पे 2000 रुपये पेमेंट करके आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो टीजीटी पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का नोट्स अवेलेबल है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एप्लीकेशन पे ये नोट्स अवेलेबल रहेगा। तो आप ये जो फीस दिया गया है, इस फीस को इस नंबर पर सबमिट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 टेस्ट पेपर मिलेगा और उसका आपको आंसर की भी मिलेगा और साथ साथ 1250 प्रश्नों की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर जो आप केवल 2000 से लेकर के 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चाहते हैं पाना, तो दोस्तों ये वीडियो फॉर्म और पीडीएफ फॉर्म दोनों में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं एप्लीकेशन पे, अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो कोई भी अतिरिक्त शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, ना ही नोट्स के लिए, ना ही टेस्ट सीरीज के लिए, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। सारी चीजें मेरे द्वारा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और पहला प्रश्न इजी से आपके सामने ये रहा कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं आपके कमेंट को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, चलिए, ललिता जी, सुनीता तिवारी जी, अफजल हसन जी, बिल्कुल ठीक है, मीना शुक्ला जी, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑप्शन नंबर थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग तेजी से आगे मूव करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? बहुत सारे लोग डी के तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसका क्या कारण क्या होता है दोस्तों? कि जो उदासीन वक्र होते हैं
वो संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को इंडिकेट करते हैं, या संतुष्टि के एक निश्चित स्तर के ये द्योतक होते हैं। ऊपर वाला जो वक्र होता है ये उच्च संतुष्टि को व्यक्त करता है, और जो नीचे वाला वक्र होता है वो निम्न संतुष्टि को व्यक्त करता है। और ये बातें दोस्तों इस तीनों में से कहीं भी दिया नहीं गया है, तो जितने लोग भी में से कोई नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए अधिमान वक्र जो होते हैं वो संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को क्या करते हैं दोस्तों, बताते हैं। ऊपर वाला वक्र जो होता है वो अधिकतम संतुष्टि, और नीचे वाला निम्न संतुष्टि की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऊपर वाले ज्यादा और नीचे वाले कम, तो भैया बिल्कुल बात है, संतुष्टि के अलग अलग स्तर को प्रकट करते हैं, तो इतनी बातें तो पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन के संदर्भ में दो अर्थशास्त्रियों का नाम आपको याद रखना है, एक एलन साहब का और दूसरा हिग्स साहब का, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिग्स ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तटस्थता वक्र संकल्पना के अंतर्गत दो अर्थशास्त्रियों को याद रखना है, एक हिग्स साहब को, एक एलन साहब को। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? निम्न में से सही कथन कौन सा है, चलिए बताइए। निगेटिव मार्किंग होता है, कहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है रंजना जायसवाल जी? ठीक है, पीजीटी में आपकी का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। पीजीटी का एग्जाम अगर जो आप देने जा रहे हैं तो पीजीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल। तो क्या है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है? सही कथन बेसिकली आपको बताना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, हाँ, पीजीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, पूरक वस्तुओं की स्थिति में आप जानते होंगे कि इसमें क्या होता है, उदासीन वक्र कैसा होता है, ये एल आकार का होता है। ये कैसा होता है? एल आकार का होता है। तो इसमें क्या दिया गया है? सीधी रेखा में दिया गया है, ठीक है, सीधी रेखा में दिया गया है ना। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो पूर्ण प्रतिस्थापन की वस्तुएं होती हैं, इसमें उदासीन वक्र कैसा होता है? समानांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीन वक्र समकोण अर्थात एल आकार का होता है, और पूर्ण स्थापन वस्तुओं की स्थिति में उदासीन वक्र क्या होता है दोस्तों? समानांतर सीधी रेखा में होता है। और ये दोनों का क्या कर दिया है? उल्टा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिमान वक्र की विशेषता नहीं है? अधिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है, चलिए बताइए। अधिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आवश्यक रूप से ये मतलब प्रयास करता हूं कि महीने में 2 से 3 बार लाया जाए, ताकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि ये वाला जो स्पेसिफिक सेशन हो रहा है ना, आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, आपको लगभग लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30 से 40% प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये प्रश्न तो मैंने 2-3 बार करवाए भी हैं, बहुत बार करवाए हैं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिमान वक्र की विशेषता
नहीं होती है। तो अधिमान वक्र की विशेषता क्या नहीं होती है भैया कि ये अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और अधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनाधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नहीं भैया, आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीन वक्र का आकार कैसा होगा। देखिए गलती होती है, एक पूछता है पूरक, दूसरा पूछता है पूर्ण पूरक, तीसरा पूछता है स्वतंत्र। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब पूरक और पूर्ण पूरक में क्या होना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? समकोण होता है, अर्थात क्या होगा? एल आकार का होगा। एब्सोल्युटली राइट है, बेहतरीन है कि यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीन वक्र का आकार क्या होता है? एल आकार का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज? क्या होती है प्रॉपर्टीज इसकी? यही तो होती है ना कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की मांग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उत्पादक का अतिरेक किसके बीच के अंतर के बराबर होता है। अब उत्पादन का अतिरेक या उत्पादक का अतिरेक आ गया, अतिरेक की बात आए तो वहां पे आपको मार्शल साहब की याद आ जानी चाहिए। मार्शल साहब अतिरेक के संदर्भ में क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य देते हैं उसके बीच का अंतर ही क्या होता है? उपभोक्ता का अतिरेक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई भाई? बिल्कुल ए के तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये उत्पादक का अतिरेक है, उपभोक्ता का अतिरेक नहीं है। अब मार्शल का मैंने बोला, ठीक बोला, लेकिन वो भैया वो क्या उपभोक्ता की अतिरेक की बात करते हैं। यहाँ पे उत्पादक का अतिरेक दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? कीमत एवं सीमांत लागत। तो जैसे भैया उपभोक्ता का अतिरेक होता है वैसे ही उत्पादक का अतिरेक होगा। उत्पादक का अतिरेक क्या होगा भैया कि एक उत्पादक जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार है और वास्तविक रूप से जिस आधिक्य मूल्य पे वो बेचता है उसके बीच का अंतर जो हो जाएगा ये उत्पादक का अतिरेक हो जाएगा। मान लीजिए कि 1000 रुपए में बेचने को ये तैयार है, एक उत्पादक किसी वस्तु को एक्स वस्तु को 1000 में बेचने को तैयार है और वास्तविक रूप में कितने बेचता है? 13,000 रुपए में बेचता है। तो इसका अतिरेक कितना हो गया? उत्पादक का अतिरेक कितना हो गया? 3000 रुपए का हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कीमत तथा सीमांत लागत वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उत्पादक अतिरेक और उपभोक्ता अतिरेक में थोड़ा बहुत क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उपभोक्ता अधिशेष के बीच अंतर होता है। अब यहाँ पे उपभोक्ता की बात कर दी, चलिए बताइए भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात मुझे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है। मार्शल साहब को तो सभी लोग जानते हैं, है ना, लेकिन उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया तो आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा एक आती है दोस्तों 1844 में और दूसरा जो पॉपुलर है दोस्तों आप लोगों के बीच वो है 1920 में। तो ये 1844 में ज्यूपिट साहब ने उपभोक्ता अतिरेक की बात की थी और 1920 में मार्शल साहब ने उपभोक्ता अतिरेक की बात की थी। ठीक है, तो वह मूल्य जो उपभोक्ता चुकाना चाहता है और वह मूल्य जो वास्तव में चुकाता है। मान लीजिए कि आप एक
आपने क्या किया, एक टेलीविजन खरीदने गए, आप 20,000 रुपए लेके गए, ठीक है, लेकिन वहां पे गए तो आपको पता चला छूट चल रहा है, तो आपको वो टेलीविजन 18,000 रुपए में ही मिल गया, तो आपका अतिरिक्त कितने का हो गया भैया, आपका अतिरिक्त 2,000 रुपए का हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कि किसी बाजार को आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जाता है यदि वह अधिकतम करता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो याद रखिएगा 1844 में ड्यूपिट साहब ने उपभोक्ता अतिरेक की सर्वप्रथम अवधारणा दी थी और 1920 में इसको लोकप्रिय बनाया था मार्शल साहब ने। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, थोड़ा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई भैया सी के अलावा, सी के अलावा और कोई नहीं है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं भाई, एब्सोल्युटली आप राइट बोल रहे हैं कि किसी बाजार को आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जाएगा यदि वह अधिकतम करता है उपभोक्ता, मतलब जो उपभोग कर रहा है और जो उत्पादक है उसके अधिशेष के समुच्चय को। तो ऑप्शन नंबर सी, आई डोंट थिंक सो कि किसी का गलत होगा, छोटी सी बात है भाई, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किसी बाजार को आर्थिक दृष्टि से दक्ष कहा जाता है यदि वह अधिकतम करता है उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष के समुच्चय को। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, अभिकथन और तर्क दिया गया है, थोड़ा आराम से करिएगा, ये प्रश्न अक्सर आप लोग को परेशान करता है, आप लोग को क्या, बहुत लोग को परेशान करता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न परेशान करता है, ये तर्क, ठीक है, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। चलिए भैया बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, ड्यूपिट कहाँ के अर्थशास्त्री थे पता है, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, दिमाग में रख के रहिएगा, पीजीटी का एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, ड्यूपिट कहाँ के थे, किंग्स कहाँ के थे, ठीक है, ड्यूजेनबरी कहाँ के थे। चलिए, तो क्या उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक है, ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो देखिए, उपभोक्ता अतिरेक जो मार्शल साहब कहते हैं कि संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच क्या होता है, अंतर होता है, बिल्कुल ठीक है, और कीमत और उपभोक्ता अतिरेक के बीच संबंध होता है प्रतिलोम का, अगर जो कीमतें कम होंगी तो आपका अतिरेक बढ़ेगा, कीमतें ज्यादा होंगी तो आपके अतिरेक में कमी आएगी, ठीक है, तो कीमत कम होगा तो अतिरेक क्या होगा दोस्तों, आपका बढ़ेगा, कीमत ज्यादा होगा तो अतिरेक में कमी आएगी। तो बात भाई बिल्कुल ठीक है ये कि ये क्या होता है, उपभोक्ता अतिरेक संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच क्या होता है, अंतर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में 10 रुपए पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, 10 रुपए के मूल्य की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, इस वाले पे मूल्य दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वस्तु की मात्रा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आराम से करिएगा। उपभोक्ता की बचत की बात कर रहा है, क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो देखिए क्या उत्तर होगा, ये वस्तु का मूल्य और यहाँ पे वस्तु की मात्रा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उपभोक्ता की बचत क्या होगी भैया, ये देखिए, इसको वास्तविक रूप में इतना देना है, OH देना है, ठीक है, और ये दे कितना रहा है दोस्तों, ये कीमत बाजार में जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, OC दे रहा है, ठीक है, वास्तविक कीमत इसको कितनी दे, सॉरी, इसको कीमत कितना देना है, मतलब कितना कीमत मूल्य है इतना देना है, OH के बराबर देना है, और ये वास्तव में कितना दे रहा है भैया, ये कितना वास्तव में दे रहा है, वो वास्तव में दे रहा है OC, ठीक है, इतना ही तो दे रहा है ना, इतना ही तो दे रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में
बचत क्या हो जाएगी, OH माइनस OC जब आप करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना CEH, ये वाला, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला। तो जितने लोग भी यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, CEH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता की बचत निम्न के लिए अधिकतम कही जा सकती है। बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से करिएगा। और कल संडे है, कल आप लोग की क्लास क्लोज रहेगी, ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे लोग कॉल या मैसेजेस लगते हैं, ठीक है। कल आपकी क्लास क्या होगी, क्लोज रहेगी, कल क्लास नहीं होगा, परसों मंडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, कि उपभोक्ता की बचत निम्न के लिए अधिकतम की जा सकती है, किसके लिए की जाती है भैया, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये जितने लोग भी बोलेंगे भाई बिल्कुल ठीक है, कि क्या होगा, कि जो हमारी अनिवार्यताएं हैं, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हमारी उपभोग बचत जो क्या होगी, अधिकतम होगी। जैसे हमको चावल चाहिए, हमको गेहूं चाहिए, हमको क्या चाहिए, दाल चाहिए, तो ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो बचतें होंगी वो अनिवार्य होंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कि ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है, वे इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मैराथन क्लास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कि ऐसे समाज में जब लोगों की आय बढ़ती है, वे इसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में हम सीमांत उपभोग क्षमता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन ये प्रश्न इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, कि जब ये प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार कि एक बार प्रैक्टिस इसकी और करा देते हैं, क्योंकि ये बार बार, एक बार नहीं बार बार ये प्रश्न पूछे गए। तो मैं चाह मतलब मैं चाह कर के भी इन प्रश्नों को अनदेखा नहीं कर पाता, क्योंकि एक जो कोर है ना पीजीटी का और टीजीटी का, वो इसी प्रकार के प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु कौन सी शर्त अधिक सही है, तो सही ये है भैया कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता जो है उसको मापा नहीं जा सकता है। किसी एक वस्तु की उपयोगिता की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जा सकती है, लेकिन हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो अधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरेक को मापने हेतु निम्न में से कौन सी शर्त अधिक सही है, तो उपयोगिता अमापनीय है, मतलब उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के संदर्भ में, मापा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा, इजी सा प्रश्न है, कंसंट्रेशन की जरूरत है,
बगैर कंसंट्रेशन के प्रश्न को गलत करेंगे, है ना? बिना दिमाग लगाए और बिना पूरे ऑप्शन को पढ़े इस प्रश्न को किए तो पक्का गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे। पहला काम आपका क्या था कि आप ये देखिए कि सही नहीं है कि बात कर रहा है। उसके बाद जब आप सारे ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में कि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है। और अभी हमने 2-3 प्रश्न पहले ही पढ़ा था कि जब वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता के अतिरेक में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी तो उपभोक्ता का अतिरेक बढ़ेगा, यदि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता का अतिरेक घटेगा। तो उपभोक्ता का अतिरेक और वस्तुओं की कीमतों में क्या होता है भैया? विपरीत संबंध होता है, न कि ये कीमत से स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पे आधारित है? चलिए भाई बताइए कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस पे आधारित है। चलिए आज उपभोक्ता का बचत आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मार्शल साहब ने क्या कहा था? मार्शल साहब ने कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, कहा था कि नहीं कहा था? यस नो में उत्तर करिए, थोड़ा सा अपने मेमोरी को रिकॉल करिए। मार्शल साहब ने उपयोगिता को मापनीय बताया था कि अमापनीय बताया था? बताइए कमेंट करके, मुझे कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। यस नो में उत्तर दीजिए। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली राइट है भैया, कि उपयोगिता ह्रास नियम और मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए और बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए और बी दोनों बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी मापनीय कर रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक बोले, सभी लोग बोल ही रहे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है? देखिए क्या है ना कि सफलता में मिलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप अपने रास्ते को ढूंढ नहीं पाते। एक बार अगर जो आपको रास्ता मिल गया, उस रास्ते पे चलते जाइए, मंजिल बहुत करीब है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स के ऐसे होंगे जो भटक रहे होंगे, यार कहीं से 2-4 प्रश्न मिल जाते तो उसकी प्रैक्टिस कर। आपके सामने तो रोज इतने सारे प्रश्न आते हैं, बस ईमानदारी से लगे रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बस आत्मविश्वास बनाए रखिए। जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करिए, बस, ठीक है? बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या है भाई? अब इसको देखते ही आप बता देंगे। जो नई प्रैक्टिस करेगा वो भैया क्या कर लेगा? कहेगा पता नहीं क्या क्या दिया था, ठीक है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि जो हमारी कुल उपयोगिता होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे कीमत एक्स खरीदी गई इकाइयों की संख्या को। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र क्या है? कुल उपयोगिता माइनस कीमत एक्स खरीदी गई इकाइयों की संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसको आप अपनाइए। 1 घंटे आप जरूर कॉन्सेप्ट को पढ़िए, मतलब 2 क्लास को रोज आप रिवाइज करिए, चाहे आपकी पूरी क्लास खत्म हो गई हो। उसके बाद कम से कम 30 से 40 मिनट नोट्स को पढ़िए। एक टेस्ट पेपर रोज अटेम्प्ट करिए, भले से दोबारा अटेम्प्ट करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज अटेम्प्ट करिए। और यूट्यूब पे एक क्लास जरूर देखिए। इतना आप करते रहिए यार, इतने तरीकों से हम लोग इकोनॉमिक्स को तैयार कर रहे हैं ना कि कहाँ से प्रश्न बनेगा, सारी चीजें दोस्तों आपकी कवर हो जाएंगी। और जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया है वो यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के और अपनी तैयारी को दोस्तों सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2,000 रुपया दोस्तों। तो 2,000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से।
और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। पूरी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, पूरा नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, करंट दिए जा रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या आ रहा है भाई उत्तर आपका? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं भैया। बी में ऐसा क्या है? तो जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं एब्सोल्युटली भैया ठीक जा रहे हैं कि फर्में प्रतिस्पर्धी और अधिकतम लाभ कमाने वाली हैं तो उसके श्रम की मांग वक्र निर्धारित किया जाता है श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य के द्वारा। ये कई बार दोस्तों हम लोगों ने किया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। माइंड की भी तो एक कैपेसिटी होती है, माइंड की बस कैपेसिटी इतनी होती है कि आप जब आप ये मान लेंगे कि अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। माइंड की भी क्या है, वही बात है कि अगर जो आप अपने से हार मान लेंगे तो मान लेंगे। और मेरा यही सुझाव रहता है कि आप 45 से 40 मिनट एक बार पढ़िए, एक बार 45 से 40 मिनट पढ़िए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर 5 या 10 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर 45-40 मिनट पढ़िए, फिर उसमें 5 से 10 मिनट का गैप ले लीजिए। ऐसे करते रहेंगे तो जो आपका कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा बना रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग को लगता है कि यार माइंड की एक कैपेसिटी है, हम और आप माइंड की कितना प्रतिशत यूज करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था उसका तो हम लोग मतलब 2-4% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। माइंड में हमारे बहुत क्षमता है, ऐसा नहीं है, बहुत क्षमता है माइंड में, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कब हार मान जाते हैं कि अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, झारखंड टीजीटी पीजीटी का पर डे क्लास होता है। झारखंड टीजीटी पीजीटी का पर डे क्लास होता है सिप्रा कुमारी जी। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रसामान्य लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो जैसे बहुत सारी बातें हैं ना जो हम मुझे करनी चाहिए आप लोगों से, लेकिन फिर लगता है कुछ लोग को लगे अक्सर टाइम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है ये सारी चीजें भी आपको जानना, टाइम को कैसे मैनेज करना। बहुत सारे लोग समय को ही मैनेज नहीं कर पाते और एक वेस्ट वे है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, बस तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आप रूम में बैठे रहिए, पढ़ते रहिए और थोड़ा सा म्यूजिक का सहारा ले लीजिए, गाने सुनते रहिए। अगर जो पिक्चर देखने का मन है तो थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे का देख लीजिए, लेकिन लतिया ना बन जाइए, ठीक है, कि नहीं देखना ही देखना है। वो नेटफ्लिक्स और अमेजन पे क्या होता है दोस्तों की सीरीज आती है, तो बहुत सारे लोग पूरे दिन में ही उसको निपटाने के चक्कर में पड़े। तो कम से कम उतना एंटरटेनमेंट करिए जितना आपको जरूरत है, ठीक है। बीच बीच में सप्ताह में 1-2 बार बाहर निकल जाइए, अदरवाइज और क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है। टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप क्या करिए कि वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा भाई? क्या बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं। हाँ, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, प्रसामान्य लाभ मतलब क्या होगा दोस्तों? अप्रत्याशित लाभ के बारे में बात हो रही है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो यह दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में क्या होता है दोस्तों? अर्जित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पे दोस्तों? सर जब माइंड पे प्रेशर हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें यार। एक दिन क्या है ना कि एक दिन क्लास नहीं लेते हैं, केवल आप लोग के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ, ठीक है। देखिए यार, प्रेशर तो सबके पास है, प्रेशर आपके पास भी है,
प्रेशर जो इंसान आपके पास बैठ के पढ़ा रहा है, हंस रहा है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो प्रेशर यार सबके पास है, लेकिन उस प्रेशर को क्या करना है, वो केवल और केवल क्या है ना कि एक दिमाग की भ्रांति है, अदरवाइज कुछ है नहीं। जिंदगी में लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो बस कहने की बात है। कल नौकरी पा जाएंगे तो एक अलग सा प्रेशर आपके दिमाग में आ जाएगा, अभी नहीं पाए हैं तो एक अलग सा प्रेशर। अब उसको आप कितने हद तक अपने ऊपर लागू होने दे रहे हैं, कितने हद तक लागू नहीं होने दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो क्या करें, पढ़ के उनको नौकरी मिल जाए और उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत संपन्न परिवार में क्या हो गए हैं कि सेटल हो गए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है उनके पास, लेकिन फिर भी अब उनको लगता है कि यार एक नौकरी मिल जाती तो थोड़ी सी क्या हो जाती, थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाती। तो समय समय पे हमारे एम जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, वो हमारी माइंड की फितरत है, अदरवाइज और कुछ है नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक उद्योग में पैमाने के, जब कोई बीटीसी या बीएड की बात करता है ना तो उस टाइम मतलब उस टाइम बच्चे का एम क्या होता है। अगर जो कोई बीएड कर रहा होता तो उससे पूछिए क्या एम है, तो कहेगा यार नौकरी मिल जाता प्राथमिक विद्यालय में, उसके बाद कहीं ठीक ठाक मैरिज हो जाता, शादी हो जाती, फिर लाइफ सेटल हो जाता। लेकिन जब वो सेटल हो जाता है तो फिर उसका एक अगला पैमाना, यार अब प्राथमिक विद्यालय में इज्जत नहीं है, अब क्या करना है कि अब चलो टीजीटी पीजीटी या लोअर लेवल पे चलते हैं, यूपीपीसीएस लोअर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। चलिए आगे मूव करेंगे, अब कोई बात नहीं होगी। आगे मूव करेंगे कि एक उद्योग में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की मौजूदगी में किस बात की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोलने सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक उद्योग में बड़े देशों को तुलनात्मक फायदा देना। बी होगा कि डी होगा, बी होगा कि डी होगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बी होगा कि डी होगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। चलिए बताइए एक बार पुनः कमेंट करके बताइए कि बी होगा कि डी होगा। बिल्कुल ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए बी होगा कि डी होगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। देखिए उत्तर चेंज होने लगा, उत्तर चेंज होने लगा, बी या डी, उत्तर चेंज हुआ, उत्तर चेंज हुआ, बी होगा कि डी होगा। हाँ भाई छोटी सी बात है, एक उद्योग में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की मौजूदगी इस बात की प्रवृत्ति होती है कि क्या होगा, उस उद्योग में बड़े देशों की को तुलनात्मक रूप से क्या होगा, फायदा देगा, न कि दोस्तों लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा कि किसी फर्म के विस्तार पथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार करिए, चलिए विचार करिए भैया इस प्रश्न पे। थोड़ा सा वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से कि किसी फर्म के विस्तार पथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न है जिसको एक दो लाइन में व्याख्यात नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं बोलता हूं कि जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि पीछे वाला प्रश्न था। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों, तो किसी फर्म के विस्तार पथ में निम्नलिखित में से सही कथनों पर आप विचार करिए। तो यह उत्पादन के विभिन्न स्तरों को बनाने हेतु न्यूनतम लागत संयोजन को दर्शाता है। बात तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है कि एक जो फर्म होता है वो क्या करता है कि तब तक अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है जब तक इसकी क्या हो जाए, लागत जो है वो न्यूनतम न हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों कि आदान मूल्य जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए और दो दोनों सही होते हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है कि एक फर्म क्या करता है, तब तक उत्पादन के कारकों को बढ़ाता चला जाता है जब तक कि उसका औसत लागत क्या होता है, न्यूनतम न हो जाए, और एक बिंदु पे जाने के बाद वह
मैक्सिमम उत्पादन करके उसको एक तरीके से न्यूनतम लागत को क्या कर सके, स्थिर कर सके। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेन के प्रवेश निवारण मॉडल में फर्म किस पर प्रीमियम वसूलती है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वेन साहब आगे कि वेन के प्रवेश निवारण मॉडल में फर्म किस पर प्रीमियम वसूलती है। ठीक है, बिल्कुल। और कल संडे, कल आपकी क्लास बंद रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोमवार को फिर से हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, ये कोई नहीं बोल रहा है, ये कोई नहीं बोल रहा है, ये वाला कोई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बेन साहब का जो प्रवेश निवारण मॉडल है, बेन साहब ये कहते हैं कि एक जो अल्पकाल में फर्म होता है ना, अल्पकाल में एक जो फर्म होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि उसको बहुत सारे जोखिमों का अंदेशा होता है। वो हमेशा हमेशा दीर्घा अवधि की बात करता है। तो ये यहाँ पे होगा दोस्तों, दीर्घा अवधि प्रतिस्पर्धात्मक कीमत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने लोग भी एक ही बात बोल रहे हैं, दीर्घा अवधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वेन के प्रवेश निवारण मॉडल में फर्म किस पर प्रीमियम वसूलती है, तो दीर्घा अवधि की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कार्टेल आ गया भैया, अल्पाधिकार याद आ जाना चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कार्टेल के लिए सही है, कार्टेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, अल्पाधिकार आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, थोड़ा ट्रिकी है प्रश्न, थोड़ा ध्यान से करिएगा, ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, कार्टेल के अंतर्गत क्या होता है, यही तो होता है ना कि कार्टेल अल्पाधिकार के अंतर्गत बेसिकली पाया जाता है। कार्टेल का उदाहरण बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। इसके अंतर्गत कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी सी फर्में होती हैं, आपस में मिलकर क्या करती है दोस्तों कि एक समझौता करती हैं। ठीक है, कीमत को इस स्तर पर निर्धारित करती हैं कि उनका लाभ भी अधिकतम हो जाए और नए फर्मों का प्रवेश उद्योग में न हो, या हो भी तो उसकी संभावना क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो यह उद्योग है जिसका प्रतिनिधित्व कार्टेल करता है। ठीक है, इसमें कुल उत्पादन के बारे में क्या लिया जाता है दोस्तों, निर्णय लिया जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ओपेक की बात जितने लोग भी कर रहे हैं, तेल निर्यातक कंपनी की बात जितने लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कोई फर्म इष्टतम आकार की होगी जबकि, कोई फर्म इष्टतम आकार की कब होगी भैया बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए बिल्कुल ठीक है, कोई फर्म इष्टतम आकार की होगी जबकि, इजी सी बात है भैया। इष्टतम आकार मतलब क्या होगा, लाभ उसे ज्यादा मिल रहा हो और वो संतुलन की स्थिति में विद्यमान हो। और लाभ अधिकतम कब मिलेगा और संतुलन की स्थिति में कब वो विद्यमान होगा, आपको भैया पता होनी चाहिए। क्या होता है, औसत लागत उसका क्या हो, न्यूनतम हो। और ये किस चरण में पाया जाता है, दूसरे चरण में। ठीक है, तो कोई फर्म इष्टतम आकार की तब होगी जब उसका औसत लागत न्यूनतम हो। यहाँ पे ये अपने उत्पादन के साधनों के द्वारा मैक्सिमम उत्पादन करेगा और अपने उत्पादन के साधनों का पूर्ण रूप से दोस्तों प्रयोग करेगा। कम कीमत पर ज्यादा उत्पादन करके ये ज्यादा लाभ कमाएगा और इसी स्तर पे ये बना रहना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। चलिए नितिन चौधरी जी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रोज क्लास जो होती है वो शाम को 7 बजे से होती है
आज थोड़ा सा कल संडे है तो इसलिए क्लास नहीं होगी, अदरवाइज क्लासेस शाम को 7 बजे से रेगुलर होती हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मांग आधिक्य फलन के लिए सही है? थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में कौन किसी व्यक्ति के मांग आधिक्य फलन के लिए सही है? चलिए भैया, क्या उत्तर होगा बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको मांग आधिक्य फलन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर जो नहीं पता है भाई तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो मांग आधिक्य फलन में क्या होता है दोस्तों, कि सभी कीमतों में शून्य कोटि क्या होता है, समांग होता है, और ये वालरा साहब के नियम का क्या करता है, अनुपालन भी करता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ए और दो दोनों क्या है दोस्तों, सही है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को एक दो लाइन में नहीं समझा जा सकता है, इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी का आपका इकोनॉमिक्स का बैच लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है। झारखंड टीजीटी का अलग बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। वहाँ पे पूरा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत सारे नोट्स दिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपना रिवीजन करेंगे, मतलब कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपका करंट भी कवर हो जाएगा। और झारखंड टीजीटी वाले बैच में झारखंड स्पेशल भी करा दिया जाएगा। मतलब सब कुछ हो रहा है दोस्तों। दोनों बैच अलग अलग है, दोनों बैच के सिलेबस के मुताबिक सारी चीजें वहाँ पे करवाई जा रही है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है दोस्तों। तो 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से कुशल उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए ऋणात्मक वाहता का सृजन करने वाली किसी फर्म पर लगाए जाने वाले उत्पादन कर का आकार होना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, सी होगा उत्तर, सी होगा। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई। देखिए, सामाजिक सीमांत लागत तथा फर्म की सीमांत लागत के बीच के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आर्थिक रूप से कुशल उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए ऋणात्मक वाहता का सृजन करने वाले किसी फर्म पर लगाए जाने वाले उत्पाद कर का आकार सामाजिक सीमांत लागत तथा फर्म की सीमांत लागत के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति स्वरूपों में फर्म अपने लाभ का अधिकतमीकरण कर पाता है? ये देखिए, ये बहुत इजी सा प्रश्न है, लेकिन इसको लगभग और लगभग दोस्तों 70% लोग गलत करके एग्जाम में आते हैं। 70% लोग इस प्रश्न को एग्जाम में गलत करके आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा और फिर इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति स्वरूपों में फर्म अपने लाभ का अधिकतमीकरण कर पाते हैं? और प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी जो वीडियो है, कल संडे है, कम से कम 4-5 वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई है एक क्रम से, ठीक है। आज के नंबर की क्लास है, शायद 206 नंबर की क्लास है। तो इतनी सारी क्लास पढ़ी है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कार्टेल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति या स्वरूपों में फर्म अपने लाभ का अधिकतमीकरण कर पाती है? तो एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है कि फर्म ही उद्योग होता है। और यही क्या होता है, यही दोस्तों क्या करता है, सारा सारा कंट्रोल इसी के हाथ में ही होता है, ठीक है, कि हम कम लागत लगाकर अधिकतम कीमत वसूल कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, परिसीमन कीमत का तात्पर्य क्या है, बताइए। देखिए, कल थोड़ा सा कुछ काम है मेरे, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग में है, तो कल मेरी मजबूरी है, ठीक है। थोड़ा सा जिंदगी है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैनेज करना पड़ता है। मैं पिछले, मुझे लग रहा है कि 15-20 दिनों से
बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पेंडिंग में है, कल क्लास थोड़ा साफ करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ठीक है। अगले संडे को महा मैराथन करा दिया जाएगा, ठीक है। कि परिसीमन कीमत का तात्पर्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ऐसी कीमत, वह कीमत जो नई फर्मों के प्रवेश को रोकती है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल हो जाएगा। परिसीमन कीमत से तात्पर्य ऐसी कीमत है जो जो कीमत नई फर्मों को प्रवेश से रोके। और बेसिकली ये दोस्तों कहाँ पे देखा जाता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत, एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं अवधारणा विकसित की? ठीक है। सुमन शर्मा जी पूछ रहे हैं कि बाढ़ का पानी, नहीं नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। बेसिकली जो लोग भी प्रयागराज से हैं मेरी बात सुन रहे हैं, तो अगर जो आप वहां पे रह रहे हैं, बघाड़ा साइड रह रहे हैं, ठीक है, तो कृपया आप करके थोड़ा सा सावधानी बरतिए। वहां पे पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये केवल सूचना प्रयागराज वालों के लिए है जो बेसिकली इस क्षेत्र के आसपास बिलोंग करते हैं। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपकी नदियाँ हैं वो इस टाइम उफान पे हैं, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहिए जो लोग भी इलाहाबाद में हैं। कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने फर्म के प्रवेश में बाधाएं अवधारणा विकसित की? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है? बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, बॉमल साहब की तरफ। और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं, क्यों बी की तरफ जा रहे हैं भाई? ए की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ए की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? एक बार पुनः उत्तर करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए करेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। बेन होंगे या बोमेल होंगे, कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा या ए होगा? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, बताइए। बिल्कुल, तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं, बेन साहब की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं की अवधारणा विकसित की? तो ये किया था दोस्तों जेस बेन ने, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए भैया, आना चाहिए कि फर्मों में प्रवेश में बाधाएं मतलब एक उद्योग है, उस उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री कर रहा है, तो नई फर्मों की एंट्री करने में कौन कौन सी अड़चने या बाधाएं आ सकती हैं, ये बात जो कहा था वो जेएस बेन ने कहा था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी बाधाएं आ सकती है भैया। वो अपने कीमत को निर्धारित कैसे करे कि वो नया है अभी, वो अपने स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों को भी निकाल पाए और वो क्या कर पाए, वो लाभ भी कमा पाए, वो दीर्घकाल तक कैसे सोचे, ये सारी चीजें तो बाधाएं ही है ना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्या उत्तर होगा? कि जिस उद्योग की दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है वो क्या कहलाता है? चलिए बताइए। जिस उद्योग की दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है वो क्या कहलाता है? एब्सोल्युटली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको वही बात दोस्तों याद आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट में कभी क्या पढ़ा होगा दोस्तों कि यहाँ पे एस, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी, मतलब यहाँ पे कीमत हुआ होगा, यहाँ पे क्वांटिटी होगा, आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ये होता है दोस्तों स्थिर लागत उद्योग के अंतर्गत। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि दी गई कीमत पर
एक उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित की गई है उस पे एक फर्म जितनी चाहे अपने वस्तुओं की मात्रा को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकाधिकार शक्ति का मापन किया जा सकता है, बच्चों वाला प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है भाई। एकाधिकार शक्ति की बात करें, कौन याद आने चाहिए बताइए। एकाधिकार शक्ति का मापन किसने किया था? और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, जैसा कि मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एकाधिकार शक्ति की बात करें तो कौन माफ करता है भैया? लर्नर साहब की याद आई कि नहीं आई? लर्नर साहब की याद आई कि नहीं आई? याद आई ना? उन्होंने क्या कहा, क्या कौन सा फार्मूला दिया था? उन्होंने कहा था जो कीमत होता है, लर्नर साहब क्या कहते हैं कि जो कीमत होता है इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? सीमांत लागत, सीमांत लागत अपान कीमत, ठीक है, कीमत, ठीक है। याद आया कि नहीं आया? पी माइनस क्या बोल रहे हैं, लर्नर ही बोल रहे हैं ना, पी माइनस MC अपान पी की बात ये दोस्तों करते हैं। ये बात आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कीमत तथा सीमांत लागत के बीच अंतर के द्वारा। तो एकाधिकारी शक्ति की मापन किसके द्वारा किया गया? लर्नर साहब के द्वारा। इन्होंने एकाधिकारी शक्ति की माप कैसे की? कीमत माइनस सीमांत लागत अपान कीमत के रूप में एक फॉर्मूला देकर, जिसको P माइनस MC अपान P के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या उन्होंने कहा था कि कीमत और सीमांत लागत में यह अंतर जितना अधिक होगा, उत्पादक की एकाधिकार शक्ति जो होगी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अगर जो कीमत और सीमांत लागत में जितना अधिक अंतर होगा उतना ही अधिक एकाधिकारी के पास क्या होगा, शक्ति होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से अल्पाधिकार की विशेषता नहीं होती। अल्पाधिकार की बात है, थोड़े फर्म होते हैं, कम फर्म होते हैं, कुछ फर्म होते हैं, 10 से कम फर्म होते हैं, 2 से ज्यादा फर्म होते हैं। कार्टिल याद आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। किसी एक फर्म का बाजार के एक बड़े भाग पे नियंत्रण होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी घूमनी चाहिए यार। मैं हर बार एक बात को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अगर जो मैं इसी को क्या करने लगूं, बार बार बताने लगूं, क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब अल्पाधिकार आया तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए, जरूर याद आनी चाहिए कि अच्छा भैया इसकी मान्यता क्या होती है अल्पाधिकार की, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि मांग वक्र की निश्चितता, नहीं भैया, ये मांग वक्र की अनिश्चितता होती है अल्पाधिकार के अंतर्गत, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें मांग वक्र बताता है कि विभिन्न कीमतों पर एक फर्म अपने वस्तु की कितनी मात्रा बेच सकता है। विभिन्न कीमतों पर एक फर्म अपनी कीमतों की कितनी मात्रा क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये दोस्तों निश्चितता नहीं अनिश्चितता होता है, और यहाँ पे नहीं दिया गया, तो बस ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विक्रय लागत बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। सबको पता होगा कि विक्रय लागत की अवधारणा किसने दिया था। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। निवेदन है सभी लोगों से, इजी सी बात है, यहाँ रुकने की कोई जरूरत तो है नहीं भाई। विक्रय लागत सबको पता होगा कि चेम्बरलिन साहब ने दिया था। इसके अंतर्गत क्या होता है भैया कि एक जो फर्म होता है वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो अन्य फर्मों की अपेक्षा बेहतर है, और इस तरीके से अलग अलग प्रकार का क्या करता है, विज्ञापन। विक्रय लागत बेसिकली ये बताइए आप मुझे कमेंट करके
कि विक्रय लागत किन किन बाजारों में पाया जाता है, किन किन बाजारों में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, अल्पाधिकार में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, एकाधिकार में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बताता है। क्या बताता है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, एकाधिकार और अल्पाधिकार के अंतर्गत। एब्सोल्युटली ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनाता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि इस बाजार में फर्में जब सामान्य लाभ कमाती हैं तो भी अनुकूलतम आकार से कम की स्थिति में ही विद्यमान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है। बच्चों वाली बात है, बट जरूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं कि सर जी आपने एक बार पढ़ाया था मुझे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में हमेशा सामान्य लाभ ही कमाती है और एकाधिकारी हमेशा क्या करता है कि अल्पकाल के अंतर्गत असामान्य लाभ कमाता है। ये जनरली होता है, मतलब कई जगह पे आता है। लेकिन भैया थोड़ा सा और बातों की गहराई में जाइए तो समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा ना, बिल्कुल ठीक है। एक एकाधिकारी जो होगा वो अल्पकाल में क्या कमाएगा कि अप्रत्याशित लाभ, मतलब बहुत सारा लाभ कमा सकता है। लेकिन अगर जो लगातार इसको लाभ मिलते चले गए, लगातार लाभ मिलते चले गए, तो भैया ये दीर्घ काल तक भी जाता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये धारणा है बहुत सारे लोगों की कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म जो है हमेशा समान लाभ कमाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एकाधिकारी है ना, वो अल्पकाल में भी अप्रत्याशित लाभ कमा सकता है। लेकिन अगर जो लगातार इसको लाभ मिलता रहे तो ये लंबे समय तक भी क्या करेगा? बाजार में बना रहेगा। और तो इट मीन्स कि वो दीर्घकाल में भी लाभ कमा सकता है। अल्पकाल, दीर्घकाल में वो देखिए तीन प्रॉपर्टीज, या तो अल्पकाल में लाभ या हानि की स्थिति भी हो सकती है, दीर्घकाल में भी लाभ और अच्छा सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों की बात कर रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों के अगर जो अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल में उन्हें लाभ और हानि दोनों मिल सकता है। दूसरा, वो सामान्य लाभ के स्तर पे भी वो हो सकती है। ठीक है, मतलब तीसरा, पहला लाभ, दूसरा हानि, तीसरा सामान्य लाभ। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम है। बहुत सारे लोग ए की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छा जाएंगे। ठीक है, सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, कितने लोग सहमत है मुझसे? द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, कितने लोग सहमत है भाई? चलिए बताइए। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से मेरे, और कितने लोग विरोधी स्वभाव के हैं जो ये बताते हैं नहीं सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है? कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग सहमत हो गए? एक लोग सहमत नहीं हुए, है ना? एक लोग सहमत नहीं भी हुए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की जो पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। और इसमें इन्होंने किसकी बात की थी? याद आया? अपूर्ण प्रतियोगिता की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि किस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं? दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है एक विक्रेता, बेचने वाला एक होगा, खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। और दूसरा कंडीशन में पूछता है कि
क्रेता मतलब खरीदने वाले ज्यादा होंगे, वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाला एक होगा। ठीक है, चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग सी, विक्रेता अधिकार। क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं यार? छोटी सी बात है, एक बेचेगा और बहुत सारे खरीदेंगे, तो ये तो एकाधिकार की स्थिति होगी ना। एकाधिकारी जो होता है दोस्तों, उसका उत्पादन पे कंप्लीट कमांड होता है। देखिए, विक्रेता अधिकारी नहीं होता है, क्रेता अधिकारी होता है। ठीक है, क्रेता अधिकार कब होता है? क्रेता अधिकार तब होता है जब बाजार में बेचने वाले बहुत ज्यादा हों, एक से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, और खरीदने वाला अकेला हो, तब इस स्थिति को क्रेता अधिकार बोलते हैं, विक्रेता अधिकार नहीं होता है। अगर जो एक विक्रेता है और बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, तो ये कैसी स्थिति है? ये एकाधिकार की स्थिति है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? समझिएगा, छोटी सी बात है कि अगर जो एक बेचने वाला है मतलब एक उत्पादक है, एक उत्पादक होगा तो वो एकाधिकारी होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक को थोड़ी बेचेगा, बहुत सारे लोग को बेचेगा, तो बहुत सारे क्रेता हैं, तो ये एकाधिकार की बात हो गई। और जहां बहुत सारे विक्रेता होते हैं, केवल एक खरीदने वाला होता है, अर्थात एक क्रेता होता है, उसे क्रेता अधिकार बोलते हैं। अगला प्रश्न। ठीक है, ध्यान से नहीं देखेंगे क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने का कारण क्या है? चलिए भाई बताइए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? ठीक है, कि केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने का कारण क्या है? क्या कारण है भैया? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा। हम्म, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में विचार त्रुटिपूर्ण होने का कारण है कि उसने मुद्रा की मांग को दो अलग अलग भागों में विभक्त किया। उसने मुद्रा की मांग की ब्याज लोच को असीमित बताया और उसने परिसंपत्तियों के रूप में मुद्रा को केवल एक ही विकल्प बांड पर विचार किया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न। केन्स के ब्याज दर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि क्या होगी? आराम से करिएगा, बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। और जितने लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर जरूर किया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर जरूर किया करिए भैया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं। जी क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि केन्स के ब्याज दर सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि क्या होगा? कि कभी ब्याज दर को गिराएगा तथा कभी ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। यही तो हम देखते हैं ना कि इन्होंने केन्स साहब ने अपने ब्याज दर के सिद्धांत में बताया था कि ब्याज की दर क्या होगी, एक निश्चित मात्रा तक गिर सकती है, लेकिन इससे नीचे ब्याज की दर नहीं जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच। बढ़िया प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच, अच्छा सा प्रश्न है, मजेदार सा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या? क्या समझ में आना चाहिए?
मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच, पीजीसी बात है, ठीक है। तरलता जाल की स्थिति की बात कर रहा है, तरलता जाल की स्थिति की बात कर रहे हैं भैया। तो मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच इस बात का द्योतक है कि ब्याज दर को और नीचे नहीं लाया जा सकता है, और ये इसी स्थिति को तो दोस्तों हम तरलता जाल बोलते हैं। कई बार पूछता है कि सर ये आप बता दीजिए कि तरलता जाल की स्थिति क्या होती है। तो तरलता जाल की स्थिति यही है कि ब्याज की दर को हम क्या कर सकते हैं, और नीचे की तरफ ला सकते हैं। मतलब कि कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को निम्नलिखित माध्यम से प्रभावित करता है। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है कि कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को निम्नलिखित माध्यम से प्रभावित करता है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न की भाषा को थोड़ा ध्यान से देखिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं भैया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं? बी की सी? बिल्कुल ठीक है, बी की सी। ठीक है, जरा बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सी होगा कि बी होगा? ब्याज दर में परिवर्तन होना चाहिए ना, बी होगा ना, सी कैसे होगा यार? सी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से प्रभावित करता है ना, ब्याज दर के माध्यम से प्रभावित करता है ना, कि तरलता पसंदगी में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा? कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं बताइए? सी की बी? ठीक है, बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर एक बार और विचार करके बताइए। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। भाई ये ब्याज दर में परिवर्तन को प्रभावित करता है ना, तो बी उत्तर इसका होगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ना भैया तरलता पसंदगी में परिवर्तन की बात आएगी, तो पहले जो उत्तर होगा दोस्तों ये वाला ज्यादा राइट है। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है। अगला प्रश्न कि कीन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव कैसा होता है? चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि कीन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव कैसा होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लंबवत की आप लोग बात कर रहे हैं, तो जितने लोग भी लंबवत बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कीन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव क्या होती है दोस्तों? लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अल्पकाल के अंतर्गत मुद्रा को स्थिर माना था। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि केन्सियन सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर क्या होगा? चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है कि केन्सियन सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पे क्या होता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। केन साहब क्या कहते हैं कि मुद्रा की मांग कितने उद्देश्यों के लिए होती है? भैया 3 उद्देश्य के लिए होती है। एक क्या होती है? लेन-देन के लिए, दूसरा सतर्कता के लिए और तीसरा सट्टा के लिए। यही तो होता है ना। तो केन्स सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पे क्या होगा? मुद्रा की मांग में अगर जो वृद्धि आएगी भैया, तो जाहिर सी बात है कि मूल्य स्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा कि मुद्रा की मांग के केन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा की मांग के केन्सियन सिद्धांत के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की वास्तविक मांग होती है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होगा, किन साहब क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि मुद्रा की मांग से अभिप्राय मुद्रा मुद्रा को मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास रखते हैं। मुद्रा की मांग से अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास रखते हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा था कि मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला लेन देन, दूसरा दूरदर्शिता और तीसरा सट्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ये ब्याज के प्रति लोचदार होगा और ये आय के प्रति लोचदार होगा। ब्याज और दोनों आय के प्रति दोनों के प्रति क्या होगा? लोचदार होगा। तो जितने लोग बी बोल रहे हैं 1 और 3 सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि केन्स के तरलता जाल की दशाओं के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होगा? बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। अगर जो आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है। आपके सिलेबस के अनुसार सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप टेस्ट देंगे, अपना इवेल्युएशन करेंगे, देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके अतिरिक्त आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे। एक पेपर वहाँ पे रोज आप सॉल्व करिए, एक टेस्ट पेपर आप रोज वहाँ पे दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप कम से कम 1 घंटे का वीडियो लेक्चर देखिए। ठीक है, 30 मिनट से 40 मिनट नोट्स पढ़िए। करंट आपका कवर करा दिया जाएगा। झारखंड टीजीटी पीजीटी में झारखंड स्पेशल भी कवर किया जाएगा। सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है, बस आप ईमानदारी से हमारे साथ एप्लीकेशन पे लगे रहिए, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपया दोस्तों। 2,000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं कि केन्स के तरलता जाल की दशा के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होने पर ब्याज दर, निवेश तथा रोजगार पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला तरलता जाल क्या दर्शाता है भैया? तरलता जाल क्या बताता है? चलिए बताइए। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए तरलता जाल क्या बताता है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो भैया तरलता जाल तो हमें यही बताता है ना कि ब्याज की दर एक निश्चित स्तर तक गिर सकती है, उस स्तर से नीचे ब्याज की दर नहीं जा सकती है। तो इजी सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। सभी लोग का उत्तर ठीक आ रहा है। ठीक है, अगला यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्य के द्वारा स्थापित होती है, तथापि कभी कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी
ब्याज दर को घटा नहीं पाती। ये विचार किसने दिया भाई? ये विचार किसके द्वारा दिया गया? ठीक है। और देखिए, एग्जाम आपका अब धीरे धीरे एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास संतुलित टाइम बचा है। और मैं बस आपसे एक बात कहूंगा कि आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाए हैं उस स्ट्रेटेजी को लगातार फॉलो करते रहिए। ऐसा मत करिए कि आज किसी दूसरे तरीके से पढ़ें, कल किसी दूसरे तरीके से। ऐसा आप बिल्कुल ना करिए। अगर जो आप स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, तो जो पहले की आपकी पढ़ाई होती है, उसमें की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रिमेंबर नहीं रख पाएँगे। ठीक है? तो एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और उस पे गहनता से विचार करके लगातार आज से लेके एग्ज़ाम के दिन तक काम करिए। जो लोग एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए मैं कहूँगा आप 1 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़िए, 30 मिनट की एक वीडियो होती है, 2 वीडियो रोज़ देखिए, 30 से 40 मिनट आप नोट्स को पढ़िए, एक वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ रोज़ दीजिए, भले से रिपीटेड दीजिए लेकिन दीजिए, एक प्रीवियस ईयर को रोज़ पढ़िए, यूट्यूब पे एक वीडियो ज़रूर देखिए। इतना आप करते रहिए, आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपकी सारी चीज़ें दोस्तों कवर हो जाएँगी। ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी केंस की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्य के द्वारा निर्धारित होती है, तथापि कभी-कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी ब्याज दर को घटा नहीं पाती। ये तो केंस साहब ने दिया था, छोटी सी बात है। अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए कि केन्स द्वारा दी परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है। चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संडे कल है, कल क्लास नहीं होगी, अदरवाइज मंडे से आपकी लगातार क्लास होती है, रोज क्लास होती है। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। 7 बजे मैं लाइव उपस्थित होता हूँ आपके सामने। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा ना। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं, लेन देन तथा पूर्वोपाय के उद्देश्य से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो केन्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है लेन देन के लिए या पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथन किसका है? ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। हल्के में ना लीजिएगा इस प्रश्न को, हल्के में ना लीजिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे। हल्के में इस प्रश्न को लेंगे तो गलत कर देंगे। ठीक है? हल्के में इस प्रश्न को नहीं लेना है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? कि निम्नलिखित कथन किसका है कि ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। ठीक है? देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। मैंने बोला था गलत नहीं करना है। सभी लोग केंस साहब की तरफ जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये मार्शल साहब का कहना है। और जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़े होंगे, अभी 4 या 5 क्लास पहले ये बात मैंने पढ़ाया था कि मार्शल साहब ने कहा था कि जो आय एक व्यक्ति रखता है और वो जब उस पैसे को ब्याज पे देता है, तो उस एक निश्चित समय के लिए वो उस पैसे का परित्याग करता है, मतलब उस पैसे को अपने से दूर रखता है। और इसी पैसे को अपने से दूर रखने के लिए जो उसे प्रतिफल प्राप्त होता है, वो क्या होता है? ब्याज के रूप में होता है। ठीक है? तो ये मार्शल साहब का कहना है भैया। तो ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक कौन है, ये भी बता दीजिए। देखने में जितने इजी प्रश्न लग रहे हैं उतने ही दोस्तों गलतियां होती हैं। थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समय अधिमान की बात करें तो कौन याद आते हैं? ब्याज के समय अधिमान की बात करें
तो इससे किसका संबंध है भैया? फिशर साहब का। लेकिन ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक की बात करें तो दोस्तों इससे किसका संबंध है? विक्सेल साहब का। विक्सेल साहब का है, तो जितने लोग भी विक्सेल की बात कर रहे हैं भैया, एब्सोल्युटली आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो ब्याज के समय अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक पता था कि नहीं पता था? पता था कि नहीं पता था? फीसर थे, याद थे कि नहीं थे? याद होने चाहिए। समय अधिमान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फीसर साहब। और दोस्तों प्राकृतिक दर की बात करें तो विक्सेल साहब, ये याद होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, कि ये बता दीजिए कि ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत में मांग वक्रों में शामिल किया जा सकता है। चलिए भैया, सबसे पहले तो आपको ये ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत किसने दिया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसने दिया था? स्वीडिश के अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम क्या था? विक्सेल साहब था, ठीक है। इसका समर्थन ओलिन साहब के द्वारा किया गया, रॉबर्टसन साहब के द्वारा किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों क्या हुआ कि ब्याज बचत तथा विनियोग के अतिरिक्त आसंचन तथा बैंक साख के द्वारा निर्धारित होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उपभोग संचय एवं विनियोग। अगला प्रश्न, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है वे कौन कौन से हैं? चलिए भाई बताइए। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है वो कौन कौन सा है? चलिए भाई बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहे हैं सभी लोग, एक शास्त्रीय सिद्धांत और एक तरलता अधिमान सिद्धांत। तो भैया अच्छा बोल रहे, सबको पता होना चाहिए। तो ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो सिद्धांतों का संश्लेषण किया जाता है वो ये है शास्त्रीय सिद्धांत और तरलता अधिमान सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सबको पता होगा, इजी सी बात है। अगला प्रश्न है कि तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार हो जाता है। किसने इसे किस अवस्था में वर्णित किया था? चलिए भाई बता दीजिए। बच्चों वाली बात है कि नहीं है? यही तो तरलता जाल की स्थिति है भैया, ठीक है। तो तरलता जाल वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार हो जाता है। इसे किसने क्या कहा था? तरलता जाल की स्थिति कहा था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरलता अधिमान वक्र का वह भाग जो एक्स अक्ष के समांतर होता है तरलता जाल कहलाता है। यह जाल बताता है। चलिए भैया, एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। और ये अब एग्जाम का समय आ रहा है। इस टाइम अगर जो आप डगमगा गए, इस टाइम अपनी कंटिन्यूटी को भंग किए, इस टाइम अगर जो ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं किए तो पीछे क्या किए हैं ये मायने नहीं रखता है। इस बार का कंपटीशन जो है वो काफी ठीक ठाक होने वाला है ना? तो इस बात को ध्यान से रखिए। अगर जो सिलेक्शन मिल जाएगा तो बहुत जल्दी हाथ में नौकरी होगी, है ना? बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, बहुत जल्द। इस वैकेंसी की अगर जो बात करें तो क्या होगा? डी होगा। तो तरलता जाल क्या बताता है भैया कि ब्याज की दर शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती है। और अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति क्या होती है? असफल हो जाती है। उपरोक्त सभी बातें सही। अगला, निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? तरलता जाल का मेल, तरलता जाल का मेल किससे है भैया बताइए? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा भाई?
जी बोल रहे हैं। भाई इजी सी बात है, ये तो हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं। मुद्रा मांग फलन की ही तो बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? मुद्रा मांग फलन, इसी की बात तो हम लोग लगातार। अगला, कि यदि रैखिक उपभोग फलन का अधोमुखी समानांतर स्थानांतरण हो तो निवेश गुणक क्या होगा? थोड़ा धैर्य से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? बिल्कुल ठीक है। जी बोल रहे हैं सभी लोग। जी क्यों बोल रहे हैं भाई? निवेश अपरिवर्तित रहेगा। निवेश अपरिवर्तित रहेगा। अगर जो सभी लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है, कि यदि रैखिक उपभोग फलन का अधोमुखी समानांतर स्थानांतरण का होगा तो निवेश गुणक क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। समानांतर होगा तो जाहिर सी बात है भाई कि अपरिवर्तित होगा। बहुत बार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, कि रोजगार के आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होगी, यह संबंध किसने प्रतिपादित किया? चलिए भैया, किसने प्रतिपादित किया बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, बी बोल रहे हैं इस बार सभी लोग। आरिफ कौन की बात कर रहे हैं भैया? इसने रोजगार गुणक का प्रतिपादन कब किया था? 1931 में किया था, याद आना चाहिए। तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। आरएफ कौन है? तो रोजगार में आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है, ये बात आरएफ कौन साहब का कहना था। और इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया रोजगार का त्वरक सिद्धांत 1931 में, उसी में इन्होंने इस बात को कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, गुणक का संबंध क्या है? ये प्रश्न दोस्तों या तो न्यूमेरिकल में, या तो शब्दों में, या तो फार्मूले के रूप में जरूर पूछा जाता है ना? ठीक है। गुणक का प्रतिपादन किसने किया था पता होना चाहिए। आरिफ कौन के द्वारा किया गया था, अभी हमने बताया। और खिंस साहब ने विनियोग गुणक बताया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो रोजगार गुणक आरिफ कौन और विनियोग गुणक किन्स साहब के द्वारा बताया गया। ठीक है, क्या बात करते हैं ये भाई? एमपीएस की बात करते हैं ना? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति से उल्टा संबंध होगा। एमपीएस क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न को तो देखा गया है, अभी देखा गया है कि नहीं देखा गया है? बिल्कुल ठीक है, तो याद रखिएगा रोजगार गुणक, अभी मैंने बताया कि आरिफ कौन ने रोजगार गुणक की अवधारणा जो जो दी थी 1931 में दी थी। और विनियोग गुणक की जो बात किया गया था वो किन्स साहब के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन आय गुणक के लिए सही नहीं है? आय गुणक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है भाई? आय गुणक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है। आय गुणक की बात हो रही है। आय गुणक आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इसकी जो सीमा इसका मान जो होता है आय गुणक का, सीमांत बचत प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। यह केवल स्वायत्त निवेश के लिए क्रियाशील एवं अक्रियाशील होता है, प्रेरित निवेश के लिए नहीं होता है। यह आय का निवेश का आय और निवेश का संबंध स्थापित करता है, लेकिन
अल्पकाल में मान इसका भैया स्थिर रहता है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्पकाल में इसका मान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सब गलत हो जाएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं अल्पकाल में इसका मान स्थिर रहता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्पकाल में इसका मान जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी डी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं देखे होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं देखेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नहीं पे आपका 10 से 15 प्रश्न डिपेंड करेगा। और अगर जो उस 10 से 15 प्रश्न में से 4 से 5 प्रश्न में भी नहीं देखे ना तो फिर पेपर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य है कि, त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य क्या है भैया? त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? बिल्कुल ठीक है, त्वरक त्वरक अरे भाई नहीं देखिएगा, नहीं देखेंगे तो सिलेक्शन होगा, और नहीं देखेंगे तब की बात कर रहे हैं ना। आप लोग नहीं को देखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो त्वरक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था अफ्तेलियन साहब ने दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि अगर उपभोग त्वरित होता है तो विनियोग भी क्या होगा दोस्तों? त्वरित होगा, क्योंकि इन्होंने डेल्टा आई अपान डेल्टा सी की बात दोस्तों किया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लार्क साहब ने त्वरक सिद्धांत को क्या दिया? सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग जाइएगा नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कैसा सिस्टम लगा और कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों जिन लोगों ने भी मुझे झारखंड से या यूपी से ज्वाइन किया है, तो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है। यहाँ पे आपको जितनी सारी चीजों की जरूरत होनी चाहिए, कम समय में जो भी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, जिस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी चीजें मेरे द्वारा दोस्तों आपको दी जा रही हैं। एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आप 1 घंटे कम से कम यहाँ पे दोस्तों 30 मिनट की क्लास होगी, 1 घंटे की 2 क्लास आप जरूर देखिए। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स सारे आपको दिए जा रहे हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। तो कम से कम दोस्तों 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक आप नोट्स को रोज जरूर पढ़िए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारा दिया जा रहा है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप क्या कर पाएंगे कि एक टेस्ट सीरीज को आप रोज दीजिए दोस्तों। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो उसको रोज अटेम्प्ट करिए। कहाँ से प्रश्न पूछेगा, सब कुछ दोस्तों कवर होगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है। इट मीन्स आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब आप हमेशा हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो 2000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जैसा कि मैंने बताया झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ है। यहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर नोट्स सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर झारखंड स्पेशल सारी चीजें दोस्तों आपको कराई जाती है, तो कराई जाएंगी। तो दोस्तों 2000 रुपये इस नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के लिए चाहिए, तो आप ओनली 500 रुपीज पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है। टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 1250 प्रश्नों की यहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर का अगर जो केवल आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी वीडियो और पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जो आप इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सारी चीज़ें, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ मेरे द्वारा दिया जाएगा। कुछ भी अलग से आपको परचेज नहीं करना है। तो एडमिशन ओपन है। इस नंबर पे 2000 रुपये दोस्तों पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरे द्वारा सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे जितनी चीज़ें दी जा रही हैं उसको पढ़ते रहिए। यूट्यूब पे क्लास रोज देखते रहिए, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। चलिए, मीनू यादव जी, अनिल जी, सुनीता जी, अफजल हसन जी, रुखसार खातून जी, बबीता जी, दीक्षा जी, देवेंद्र जी, तस्नीम जी, बृष्टि जी, विकास कुमार मिश्रा जी, निरुपमा जी, आई एम जी, आशुतोष जी, सन्नी गुप्ता जी, सुमन जी, जूही जी, जयंत जी, सोहन जी, दीक्षा जी, प्रभु कुमार जी, उर्मिला जी, जितेंद्र जी, प्रियम जी, रत्नेश जी, रीता कश्यप जी, रेणु जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अर्चना श्रीवास्तव जी, रागनी सिंह जी, अनिल जी, सुरेंद्र जी, नंदिनी जी, विश्वजीत जी, देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हाँ विश्वजीत जी, कल संडे है, कल पक्का पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ज्योत्सना जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चंदन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलेंगे। अब कल तो संडे है, कल क्लास आपकी नहीं होगी। मिलेंगे दोस्तों हम लोग मंडे को एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। देखिए, कम समय में आपको बेहतर तरीके से दोस्तों पढ़ना है तो एक स्ट्रेटजी अपनाइए। और जो लोग भी मेरे एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, जितनी चीज़ें मेरे द्वारा दी जा रही हैं, ईमानदारी से उन सारी चीज़ों को सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। कोई भी इंक्वायरी होगा तो जो सामने नंबर आ रहा है 9415 863 873, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।